Yeah, welcome once again. Good morning and a very happy and prosperous learning today. आज का दिन थोड़ा स्पेशल है क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे पास एक इंटेलिजेंस है और हम उसी पर चलते हैं। इंटेलिजेंस भी डॉक्टर हार्वर्ड गार्नर के हिसाब से एक इंसान के अंदर कई प्रकार के होते हैं और उसी के बारे में आज समझेंगे। अपने इंटेलिजेंस हमारे कहाँ कहाँ पर है, थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। ये सब बेसिक फाउंडेशन कोर्सेज के अंदर ये बताया इसलिए जा रहा है ताकि आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से समझो। आने वाले कुछ समय में आप अपने आप को इतने अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि दुनिया के सबसे कॉम्प्लिकेटेड आदमी या लेडी जो भी हैं उनके बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन है? वो खुद है। हम सोचते हैं दुनिया ठीक करे या दुनिया में प्रॉब्लम है, दुनिया के लोगों के साथ एटीट्यूड की दिक्कत है, उनके साथ कोई प्रॉब्लम है। एक्चुअल में वो नहीं है। हमें अपने आप को ठीक करना है। तो अपने आप को ठीक करने के लिए खुद को समझना। हमने सबसे पहले दिन समझा अपनी पर्सनालिटी के बारे में, फिर हमने समझा लर्निंग के बारे में, किस तरह की लर्निंग है, किस तरह से हम चीज़ों को ग्रास्प करते हैं या हम किस तरह से उसको एडजस्ट करते हैं, किस तरह से हम चीज़ों को लेते हैं, उसके बारे में समझा। आज हम समझेंगे कि हमारा मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये चैप्टर आज और कल के अंदर फिनिश हो जाएगा। हम अपने ओवरऑल चीज़ों के बारे में आज मैं आप लोगों को, जो मैंने एक प्रॉमिस किया था, आप लोगों की पर्सनालिटी, जैसे 10 लोग अभी बैठे हैं, इनको अगर अपनी पर्सनालिटी के बारे में, प्राइमरी पर्सनालिटी जो व्यक्तित्व के साथ आप पैदा हुए हो वो क्या है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आज कोई इंक लेकर अपने दोनों अंगूठे के जो निशान है वो पेपर पे करके उसकी फोटो खींच के उसको जूम करके और उसमें नीचे लिख दें, फॉर फिंगरप्रिंट एनालिसिस ओनली। क्योंकि किसी को ये ना वो रहे कि इस फिंगरप्रिंट्स का गलत इस्तेमाल ना करें। मैं ये खुद ही नहीं चाहता हूँ। उसमें लिखें फॉर फिंगरप्रिंट एनालाइज ओनली, उसके अंदर, या पर्सनालिटी टेस्ट, फॉर पर्सनालिटी टेस्ट ओनली। एंड दिस इज, मतलब इतना ही बहुत है। उसके बाद वो स्कैन करके मेरे पास भेजें। तो आज मैं वो उसकी एक रिपोर्ट तैयार करूँगा और आपके साथ बैठूंगा। और इंडिविजुअली चाहते हो इंडिविजुअली कर सकते हैं, हम अपने सेशन के अंदर कर सकते हैं। इसकी मेरे पास अपनी एक्सपर्टीज है, सर्टिफिकेशन है। इसको कहते हैं डर्मेटोग्लाइफिक एक्सपर्ट। लगभग लगभग मैंने कम से कम 5,000 पोर्टफोलियोज बनाए हैं। एक स्कूल गोइंग नहीं, एक पैदा हुए बच्चे जो 1 साल का है, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट डेवलप नहीं हो पाते, वहां से लेकर एक जो 90 साल का एजेड है, बी इन एनी प्रोफेशन, बहुत सारे स्कूल के डायरेक्टर्स, कंपनीज, कॉरपोरेट प्रोफाइल के बड़े बड़े लेवल पे, वीपी लेवल तक के मेरे पास रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में। लोग बहुत उत्सुक हैं अपने बारे में जानने के लिए। एंड यू नो, दे एक्चुअली आई चार्ज फ्रॉम देम। उनके उनको हम चार्ज करते थे 7200 रुपये। लेकिन आज आप लोग मेरे साथ जुड़े हो तो कहना कहीं ना कहीं फायदा होना चाहिए। तो आपको आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट हो जाएगा। आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट होने से आपका एक बहुत सिंपल चीज हो जाएगी। आप कितने कॉम्प्लिकेटेड हो, कितने सिंपल हो, किस तरह से आप ढल चुके हो, किस तरह से आपने मास्किंग कर रखी है, यानी मुखौटा लगा रखा है, किस तरह आपकी कुछ कुछ कमियों पे हम काम कर सकते हैं, किस तरह आपकी खूबियों पे काम कर सकते हैं। वी ऑल आर इन द प्रोफेशन ऑफ बिजनेस एंड ध्यान सेल्स। दें। तो तो अब हम यही समझ रहे थे कि पर्सनालिटी क्या थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा अपने बारे में जानने का फायदा जरूर मिलेगा। कंपैटिबिलिटी जो इश्यूज हैं बहुत लोगों के साथ, चाहे वो फैमिली में है, हस्बैंड वाइफ के साथ, वाइफ का हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ। बच्चे जब हमारे बड़े होते हैं ना, उनकी एक सोच की प्रक्रिया चेंज होती रहती है। वो जिस तरह के माहौल, आज़ाद विचार, आजकल सोशल मीडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस है और इंटरनेट का बहुत इन्फ्लुएंस है। तो हम सोचते हैं कि हम जो संस्कार दे रहे हैं उसी से नहीं चलेंगे। वो ऊपर से भी इन्फ्लुएंस होते हैं, बाहर से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। उन बच्चों के साथ आप किस तरीके से पेश आए, किस तरह से उनके साथ कंपैटिबिलिटी बनाएं, उनसे किस तरह से दोस्ती करें। देखो, मैं हमेशा बोलता था कि लाइफ में ना रिपोर्टिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं अपनी कॉरपोरेट लाइफ के अंदर भी बहुत
रिपोर्टिंग को लेकर मैं हमेशा, कहते हैं ना, क्रांतिकारी बात करी है मैंने। मैं जब बॉस बना रहा तब भी मुझे पसंद नहीं था रिपोर्टिंग। जब मैं जॉब करता था किसी के अंडर तो मुझे रिपोर्टिंग नाम की चीज़ पसंद नहीं है। ये कुछ पर्सनालिटी के हिस्से हैं और नो बडी वांट्स रिपोर्टिंग। नो बडी वांटेड टू गिव रिपोर्टिंग, बेसिकली वांटेड नहीं, वांटेड टू गिव रिपोर्टिंग। हम ऐसे हैं। तो हमारे बच्चों को हम क्यों बोलते हैं आज स्कूल में क्या हुआ, आज क्या नहीं हुआ। एक्चुअल में पता क्या है, इसका एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन है। मैं आने वाले टाइम में और सॉल्यूशंस दूंगा। इसका बहुत बढ़िया तरीका है। सपोज किसी का अपना बिजनेस है, वो खुद आके बताए कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज का दिन कितना बढ़िया था, आज का दिन क्या बोरियत था। जब आप ऐसे बोलने लगोगे और सबके सामने बोलोगे, आपकी वाइफ या आपके पति जब ये सब बातें शेयर करेंगे तो बच्चों को भी लगेगा सब अपने दिनचर्या का एक तरह से शेयर कर रहे हैं। और सबको अच्छा लगता है शेयर करना, अच्छी और बुरी बात। जो बच्चे माँ बाप से घुले मिले नहीं हैं, उनसे एक कहीं ना कहीं एक जिसे बोलते हैं रेवोल्यूशन दिखता है, या उनकी जो वो करते हैं हरकतें, उससे अनॉयड हो जाते हैं हम लोग। उसका कारण सब यही है। अगर हम रिपोर्टिंग के बदले शेयरिंग में आ जाए, जैसे आपने कुछ बोला, तो इससे ये भी होगा, आपके बच्चे के साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो वो बताएगा, कुछ बुरा हो रहा है तो शेयरिंग से लाइफ आसान हो जाती है। देखो, बच्चे बड़े होंगे, वो अपने मनपसंद साथी ढूंढेंगे, उनके अफेयर्स होंगे, ये सब नॉमिनल बातें, हम इन सब चीज़ों को छुपा लेते हैं। लेकिन कल की डेट में ये होने से पहले अगर आपको पता चल जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अचानक एक दिन आपके सामने एक धमाका फटेगा, और वो जो फ्रिक्शन है, मैं कहता हूँ रिलेशनशिप में फ्रिक्शन नहीं आनी चाहिए। हालांकि हम इंसान हैं, हार्ड मास के हैं, इमोशंस में बहते हैं, हमारे में गुस्सा, एंगर, सब कुछ होता है। तो वो सारे भावनाओं की बात अलग है, लेकिन अगर हम शेयरिंग मोड पे आएंगे तो लाइफ के अंदर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, और बोल सकता हूँ मैं मेरे दिल के बहुत करीब। ये जो भी प्रेजेंटेशन आपके सामने, इसको एक एक को बड़े ध्यान से सुनिएगा। और अगर कोई किसी को पीपीटी चाहिए तो मैं पीपीटी भी दूंगा। अभी तक के जितने पीपीटीज हैं, जिनको चाहिए वो मुझे फोन करके ले सकते हैं। ऐसा नहीं करूंगा कि ये सबको बांट दूंगा। क्यों? क्यों? उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। और इसलिए मैं उसको थोड़ा सा, ये है कि जिनको ज़रूरत है उनके लिए रखूंगा। तो आज एमआई थ्योरी का हम पीडीएफ खोलते हैं। यस, आई होप सबको क्लियर कट दिख रहा है, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। गिव मी ए थम्स अप और चैट बॉक्स में मुझे बताएं अगर सबको क्लियर है। तो कहते हैं मौन रहना भी सहमति या स्वीकारता देना है। तो मैं आपके मौन रहने पे ये समझता हूँ कि आपने मुझे परमिशन दे दिया है। और मुझे मैसेज अभी किसी ने किया है, एक मिनट देख लेता हूँ। यस, क्लियर है विकास भाई, धन्यवाद आपका। तो इंट्रोडक्शन टू मल्टीपल इंटेलिजेंस। यस, मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहु बुद्धिमत्ता, वो क्या क्या है। और जिन बंदे के बारे में मैं बात करूंगा, ये अपने आप में जीनियस है। स्कूल के अंदर जो पढ़ाई के मायने बिल्कुल बदल रहे हैं आज की डेट में बहुत। हालांकि अंग्रेजों ने हमारे को स्कूल एजुकेशन सिस्टम में जो ब्रिटिश ने हमें दे रखा था उसी को हम फॉलो करते जा रहे थे, उनके में बहुत बदलाव आ गया। लेकिन हम वही चलते आ रहे थे, वही चलते आ रहे थे। तो अब कुछ बदलाव आया है। अब मछली को उसके उड़ने पे कंपैरिजन नहीं किया जाएगा, किसी चिड़िया को उसके तैरने पे कंपैरिजन नहीं किया जाएगा। जिसकी जो जो क्वालिटीज हैं, हाँ, उन क्वालिटी पे बात करते हैं। आज स्कूल स्किल सेट पे बात कर रहे थे। कल मैं कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहा था अपने बेटे पे और बेटे के साथ, तो मैंने वो चीज़ें देखी कि आज की डेट में एजुकेशन सिस्टम स्किल बेस्ड भी होता जा रहा है और आने वाले टाइम पे होगा भी। और ये बहुत अच्छी बात है, एजुकेशन सिस्टम में एक बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने डेवलप किया? डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर, इन्होंने तैयार किया है। स्कूल के पूरे मायने बदल दिए। उन्होंने कहा ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, जो एक इंटेलिजेंस होता है ना, आईक्यू आईक्यू आईक्यू, ये बहुत लिमिटेड है। इसका आईक्यू अच्छा है, इसका आईक्यू गलत है, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट बोलते हैं। ये आईक्यू वाली बातें
पुरानी हो चुकी हैं। अब क्या क्या है वो बताएंगे। इट प्रोपोजेस दैट इंडिविजुअल पोसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। ये कहता है कि हर इंसान जो पैदा हुआ है उसके पास मल्टीपल इंटेलिजेंस है, और कुछ आइडेंटिफाई किए गए हैं, कुछ को जाना गया है, कुछ के बारे में रिसर्च किया गया है, तब ये पूरा कंसेप्ट निकला और लोगों ने इसको मानना शुरू किया। सीखने के कला, मैंने आपको बोला हर आदमी के सीखने का, अब्जॉर्व करने का जो क्षमता है वो अलग है। तो उसी तरफ मल्टीपल इंटेलिजेंस 8 तरह के होते हैं। 8 तरह के, आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा कि आपके आपके आईक्यू के लेवल पे लोग आपको जज करते हैं। मैं आपको बताऊं, आईक्यू के अलावा भी और क्वेश्चन होते हैं, वो कल वाले चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे। आज हमारे पास लगभग लगभग 40 मिनट है। उस 40 मिनट में जितना ये कवर करते हैं उसको बड़े ध्यान से सुनिए। एक होता है विजुअल इंटेलिजेंस। आपका अभी एक एक चीज का डेफिनेशन देंगे। एक होता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी लैंग्वेज की इंटेलिजेंस। विजुअल मतलब देखने की इंटेलिजेंस। इस देखने की इंटेलिजेंस में स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की कैलकुलेशन भी होती है, राइट। लॉजिकल इंटेलिजेंस जिसे बोलते हैं, लॉजिकल इंटेलिजेंस मतलब कैलकुलेटिव इंटेलिजेंस, जो हर चीज में लॉजिक अप्लाई करते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी होता है एक इंसान में, और उसके अलावा 4 और होते हैं, और एक ऐसा होता है जिसके 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। कई देखे होंगे बच्चे पहले से ही प्रकृति के पास रहते हैं, वो क्या है डिटेलिंग में बताएंगे, वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस का पार्ट है। फिर एक आता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, फिर आता है इंट्रापर्सनल। काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस 2 भागों में डिवाइड है, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। इन सबको मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले हम अपना विजुअल इंटेलिजेंस पे चलते हैं। आपके सामने एक तस्वीर है, मैं चाहता हूं कि चैट बॉक्स में आप लिखें ये शख्सियत, ये व्यक्तित्व के आका कौन है, ये मालिक मतलब द ऑनर, और मतलब ये द पर्सन विच वो इज डिस्प्लेड इन द स्क्रीन। आप उनके बारे में बताएं। आप, मैं देखना चाहता हूं, आपने इनको कई बार देखा होगा, कई अवार्ड्स में देखे होंगे, और बहुत ही बड़े फिल्म के डायरेक्टर हैं। मैं चाहता हूं चैट बॉक्स में थोड़ा आप अपनी उंगलियां चलाएं और कौन है ये बताएं। मैं देखना चाहता हूं कि ये कौन इंसान है। चैट बॉक्स खाली है, इसका मतलब किसी ने नहीं लिखा। नो, नोबडी हैज सेड। कोई बात नहीं, सिर्फ सुनने के लिए आए हैं। इंटरेक्शन, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इंटरेक्शन रखें, क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस तब बाहर निकल के आएगी जब आप उसके लिए मेहनत करोगे। आप कहोगे कि सिर्फ सीखते जाओ, सबको डंप करते जाओ, कोई फायदा नहीं। एक चैट बॉक्स में कोई मैसेज आया है, लेट मी सी। संजय लीला बंसाली, वेरी गुड आकाश, गुड, ग्रेट। तो फिल्मों से जिसको ज़्यादा लगाव है वो जरूर बता सकता है, ये संजय लीला बंसाली, ये एक क्लासिक डायरेक्टर है, बहुत सारी मूवीज दी हैं। तो मैंने इसका नाम क्यों, इनका नाम क्यों रखा। ओवरऑल विजुअल इंटेलिजेंस एकेडमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी पढ़ाई के लिए। प्रोफेशनल डोमेन में इसका बहुत बड़ा रोल है। विजुअल स्पैटियल स्किल्स, विजुअल स्पैटियल स्किल्स मतलब एक तो देखने की क्षमता। जो डायरेक्टर होता है ना, जब आपको मूवी बताता है, मतलब दिखाता है स्क्रीन पे, तो सोचो उसने पहले अपने दिमाग में बनाया, हम पे ये किसने हरा रंग डाला। ये गाना संजय लीला बंसाली का क्लासिक कल्ट गाना है। इस गाने को अगर आप दोबारा देखें कि 10-10 20-20 सेकंड के कई शॉट्स को इकट्ठा करके एक बहुत ही बेहतरीन गाने को शूट किया है, तो सोचो ये पहले दिमाग में कोरियोग्राफर काम करता है, लेकिन डायरेक्टर के दिमाग में ये था कि मुझे ये चाहिए, ऐसा चाहिए, ऊपर से स्क्रीन ये दिखना चाहिए, झूमर दिखना चाहिए, पर्दे दिखने चाहिए, और ऐश्वर्या राय का वो जो क्लासिक डांस है वो दिखना चाहिए। तो मतलब कितना बड़ा इमेजिनेटिव, इसे कहते हैं विजुअल इंटेलिजेंस। और आपको पता है रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, मैंने डायरेक्शन की है, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आर्टिस्ट को ब्लॉक किया जाता है। मैं एग्जांपल्स के साथ आपको समझ, आर्टिस्ट को इस जगह से आगे अगर वो निकल गया तो वो कैमरा के अंदर नहीं आ पाता है। तो
उसको वो लिबर्टी तो है, लेकिन उसको उस एरिया के अंदर काम करना, ये कौन तय करता है? फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर नहीं, डायरेक्टर को मालूम होता है कि क्या करना है। तो डायरेक्शन जो लगता है लोगों को बहुत आसान है, जो वो दिखा रहे हैं उसको वो पहले अपने दिमाग में विजुलाइज कर चुके हैं। ये विजुअल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। इसके अंदर आपने जिंदगी में कई करियर देखे होंगे जिसके अंदर आर्किटेक्चर, एक मकान जो बना नहीं है वो उसके दिमाग में, आर्किटेक्ट के दिमाग में पहले से छप जाता है कि दोनों तरफ से सीढ़ियां जाना, ये वॉशरूम होना, ये किचन होना। मतलब देखो इस आर्ट को, हम ना, पता है क्या है, हम लोग ना इतने ज्ञानी हो चुके हैं, हमने अप्रिशिएट करना या अचंभित होना छोड़ दिया है। अगर जिस दिन आप अचंभित होना बरकरार रखेंगे, उस दिन समझ आएगा कि इस दुनिया में कितने कितने टैलेंट्स हैं, कितने कितने टैलेंटेड लोग हैं। आपको तब समझ आए। इंजीनियरिंग, जब आप रोड पे जाते हो, आपको क्या पता है, रोड तो रोड है यार, यहाँ से लेकर हम केरला तक चले जाते हैं, क्या है मतलब, कुछ नहीं। एक्चुअल में देखो वो क्या आर्किटेक्चर है, क्या उसमें सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है, ग्राफिक डिजाइन। आज जो डिजाइन आप देख रहे हैं, ये ग्राफिक डिजाइन के कुछ पार्ट्स हैं। ये आपके अंदर आना कैसे होगा? जब आप लगातार, कहते हैं ना, बार बार उस रोड को इस्तेमाल करोगे, वो रोड साफ सुथरा रहेगा। वैसे ही हमारा दिमाग है। हम में से बहुत लोग ना दिमाग पे जोर नहीं डालते। जोर कहाँ डालते हैं? उसकी बुराई, इसकी बुराई, उसकी कमी, इसकी कमी, हाय तौबा, अपनी प्रॉब्लम, जिंदगी की प्रॉब्लम, पैसे ना कमाने के प्रॉब्लम, हमारे बच्चों की प्रॉब्लम, हम उसी में डिस्कस करते हैं। हमारा एक्चुअल मकसद ये नहीं। हमारा एक्चुअल मकसद ये है कि एक एक चीज को अगर बड़े, आप एक अच्छे ऑब्जर्वर बनो। मैं हमेशा एक प्रैक्टिस करता रहा। जब मुझे कुछ नहीं आता था सेल्स के बारे में, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, मुझे अचानक एक दिन पता चला आप बैकएंड के लिए अभी काम कर रहे हो, लेकिन अभी आपको सेल्स में डाला जाएगा ताकि प्रोसेस समझ सको, आप लोगों की साइकोलॉजी समझो। अब मुझ जैसे आदमी, बिल्कुल नया आदमी सेल्स के अंदर आया, उसको साइकोलॉजी समझने की बात बड़ी अलग सी लगी। चलो जी, मैंने सबसे बड़ा एक्सरसाइज क्या किया, मैंने अपने बाइक पर सुबह सुबह किसी मार्केट के अंदर, जैसे सुबह सुबह मतलब 10-11 बजे की बात होती कॉर्पोरेट के अंदर, अपना मीटिंग वीटिंग खत्म करके जाके अपना मार्केट के अंदर बैठ जाता था। मैं लोगों के चेहरे देखता था, कौन खुश है, कौन स्माइलिंग है, कौन गमगीन है, कौन अपने आप से बात कर रहा है। और देखो इस तरह से कि किसी को ये ना पता चले कि, ये मैंने वहीं सीखा कि किसी को आप देख रहे हो, अदरवाइज घूरना अलाउड नहीं है। तो आप धीरे धीरे देखते हो कि 95% लोग खुश नहीं है इस दुनिया में। एवरीबडी इज बिजी इन देयर हसल। वो लोग इतने बिजी हैं अपनी जिंदगी में, लोगों ने खुश होना छोड़ दिया है। तो आपको ऑब्जर्वेशन स्किल यहाँ से आता है। आप ऑब्जर्व करें, अपने बच्चों को ऑब्जर्व करें, सोते वक्त देखें उनको, जब वो खाते हैं उनको देखिए। ये कोई करता नहीं है, ये सब चीजें हमने ऑब्जर्वेशन, और आर्ट ऑफ डायरेक्शन के अंदर ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डायरेक्टर कैसे बोलता है कि आप एक भिखारी का रोल ऐसे करो, उसको कैसे पता भिखारी कैसे? तो उसने ऑब्जर्व किया होगा। तो ऑब्जर्वेशन स्किल आर्टिस्ट को बड़ा आर्टिस्ट बनाता है, और एक इंसान को एक बड़ा इंसान बनाता है कि किस तरह से ऑब्जर्वेशन से क्या क्या चीजें निकल के आती हैं। तो एनिमेशन, बहुत ब्यूटीफुल एनिमेशंस निकले हैं। मैं कोई बोल रहा था, एक मांगा, एक MANGA, वो चाइनीज कैरेक्टर है या जर्मनीज है, जो भी है, कॉमिक्स है, उसके अंदर जो पिक्टोरियल स्केचेस हैं, उसको देखिए आप, इतना ऐसा लगता है जीवित है। एनिमी जिसे बोलते हैं। बच्चों के साथ रहने से ना ये सब फायदे हैं। आपको पता है, आप ना इतने आगे नहीं निकल जाओगे कि पीछे की कोई चीज रह जाए, और इतने पीछे नहीं रह जाओगे कि आपको पीछे की बातें पता ना हो। ये सब बातें जब बच्चों के साथ रहना रहोगे, उनके समझोगे, तो उनकी सोच की प्रक्रिया समझोगे, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग तभी बढ़ेगी। सी, वॉच ए कार्टून विथ योर चाइल्ड। एक कहते हैं ना, 2 साल के बच्चे के साथ बैठो, उसको बड़ा खुशी होता है। और एक 10 साल, 15 साल, 16 साल के साथ भी बैठने की कोशिश करो। आज मेरा टॉपिक फैमिली पे, फ्रेंड्स पे बहुत रहेगा। तो चीजों को समझना, आप अपने पे अप्लाई करना शुरू करो। फिर हम बात करते हैं कार्टोग्राफी, यानी कैरियोग्राफी का एक मतलब, जो आप राइटिंग्स के अंदर जो आप ब्यूटी देखते हो वो भी उसमें आता है। विजुअल आर्ट्स, जो आप बहुत सारे पेंटिंग्स देखते हो, ये हमेशा पेंटर के दिमाग में पहले छपता है।
It underpins the ability to perceive and interpret visual information accurately. Think creativity. क्रिएटिविटी के लिए विजुअल ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में बहुत मदद करता है, क्योंकि आप फोर्स ही करते हो, चीज़ों को आगे देखते हो यूजिंग विजुअल रिप्रेजेंटेशन। सो विजुअल इंटेलिजेंस के ये गुण हैं, उनके की कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब 5-6 की कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेन फीचर्स हैं। जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे, आज कुछ क्लिप्स हम खत्म करेंगे, कुछ क्लिप्स हम कल के लिए छोड़ेंगे। थोड़ा टॉपिक आज बहुत आपके लिए कहीं ना कहीं आपके मतलब का होगा अगर आप अटेंशन रखेंगे। तो स्पेटियल परसेप्शन, यानी स्पेटियल परसेप्शन मतलब स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की कैलकुलेशन। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम में से कई लोग गाड़ी चलाते हैं, तो ये मेरे में थोड़ा कमजोर है, मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन आर्ट है, धीरे धीरे सीखते हैं। ड्राइविंग करना सीखा, बहुत कम उम्र में सीख लिया था। और आज हम देखते होंगे कि सामने से कोई ट्रक आ रहा है और आप बगल में बैठे हो, एक बंदा ड्राइवर कह लो या कोई भी आपके घर का बंदा गाड़ी चला रहा है, और वो एक गाड़ी को ओवरटेक कर लेता है बहुत आसानी से, आपकी जान अटक जाती है, वो निकाल लेता है वो गाड़ी सामने से। मेरी ये कैलकुलेशन बड़ी वीक है, मैं कभी भी ओवरटेक करते वक्त ये काम नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की कैलकुलेशन ना मुझे लगता है परफेक्शन में नहीं है, इसलिए मैं रिस्क लेता ही नहीं हूँ। आई रैदर वेट माई सेल्फ कि मुझे पास जगह मिलेगी तब मैं पास करूँ। तो ये कैलकुलेशन, जितने अच्छे ड्राइवर्स होते हैं उनके ये कैलकुलेशन बड़ी अच्छी चलती है दिमाग में। तो स्पेटियल इंटेलिजेंस का मतलब यही है। और इसके अंदर रिलेशनशिप का भी बड़ा फायदा होता है। रिलेशनशिप में आपको स्पेटियल इंटेलिजेंस, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का मतलब यहाँ पर यह है कि एक इंसान की मनोस्थिति क्या है, वो अगले पल में क्या जवाब और रिएक्शन दे सकता है। कई लोगों को ये चीजें नहीं पता, एक आदमी गुस्से में है या एक लेडी गुस्से में है, अब उसको छेड़ना तो गलत होगा, तो लेकिन हम छेड़ देते हैं क्योंकि हम कैलकुलेट नहीं कर पाते कि ये गलत हो जाएगा। दे अडेप्ट एट मेंटली मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स, मैनिपुलेशंस थोड़ा कर देते हैं। मतलब मैनिपुलेशन को इतना गलत मत समझिए, कि वही बोले ना, सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। और फिजिकल स्पेस में नेविगेट, मतलब गाड़ी घुमाना वगैरह बहुत आसान है। विजुअल मेमोरी, यस, विजुअल मेमोरी मतलब आपके अंदर जो राइट ब्रेन का, मैंने कल समझाया था, राइट ब्रेन का कितना इस्तेमाल करते हैं। विजुअल इंटेलिजेंस, उसका इंटेलिजेंस कितना अच्छा है। ऑफन इन्वॉल्व स्ट्रॉन्ग विजुअल मेमोरी, यानी कि आपकी, कई लोगों की याददाश्त बहुत अच्छी रहती है, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, और मैं इसको, कहते हैं ऊपर वाले का दिया हुआ बहुत अच्छा मेरे लिए, मैं इस चीज को, कहते हैं ना, भगवान ने मेरे लिए वरदान है, फॉरगिव एंड फॉरगॉट। मैं कई चीजें बड़ी जल्दी भूल जाता हूँ, वो बहुत अच्छा भी है कई लोगों के लिए। लेकिन कई लोग पुरानी चीजें भी याद रखते हैं, कि एक 5 साल के बच्चे को पुरानी बातें याद रहती हैं, लोगों को बर्थडे डेट्स याद रहती हैं। ये अच्छी चीजें हैं, मैं इसको गलत नहीं कह रहा। अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू रिकॉल, मतलब ध्यान रखना, रिटेन विजुअल इंफॉर्मेशन, वो पिक्चर से ही बना लेते हैं कि यार ये चीजें हैं, दे कैन रिमेम्बर, शक्लें याद रहती हैं। अच्छा, मेरी एक और प्रॉब्लम है, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, आप भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं। आप, मैं एक जगह 10 बार जाता हूँ, 11वीं बार फिर पूछता हूँ, मुझे रास्ते याद नहीं रहते। कई लोगों को रास्ते एक बार में याद रहते हैं, तो देखो ना, एग्जाम्पल से हम कोरिलेट करते हैं। पैटर्न्स याद रहते हैं, उनको पता होता है ये दुकान आएगी, ये गली आएगी, ये मोड़ आएगा, और इस चीज से वो लोग उसको यूज करके डिसीजन लेते हैं। और फिर हम बात करते हैं पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, यानी पैटर्न को ध्यान रखने का, मतलब एक स्ट्रक्चर को ध्यान रखने का। विजुअल इंटेलिजेंस encompasses द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स, पैटर्न्स याद रखना, सिमिलैरिटीज। और सिमिलैरिटीज मतलब एक बंदे की शक्ल दूसरे से मिलती, कई बोलते ना, ये यार ये देवानंद जैसा लग रहा है, तो ये ऐसे लग रहा है, तो हमें कैसे पता चलता है कि इसको याद है पुराना भी। पीपल विद दिस इंटेलिजेंस कैन आइडेंटिफाई रिकरिंग थीम्स, जो थीम बार बार रिपीट होते हैं, मोटिव्स, जो विजुअल मोटिव्स होते हैं, विजुअल सीनरीज होते हैं, वो देख सकते हैं। ड्रॉ कनेक्शन, एक दूसरे के साथ कनेक्शन देख सकते हैं। फिर हम बातें करते हैं आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। विजुअल इंटेलिजेंस ऑफन मैनिफेस्ट थ्रू आर्टिस्टिक, आर्ट, आर्ट का जो एक्सप्रेशन है, आर्ट जैसे हम सामने वाले को बताते हैं, वो इससे आता है। स्पेटियल रीजनिंग मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, कि स्पीड, डिस्टेंस, टाइम को पजल सॉल्व करना, और शेप्स को मैनेज करके राउंड को त्रिकोण बनाना, ये सब ज्योमेट्रिकल जितनी भी चीजें हैं वो इसमें। विजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग, विजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या आता है भाई, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, वो चीजों को पिक्चर में बना के, डायग्राम बना के, चार्ट बना के, ग्राफ बना के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हम सोचते हैं ग्राफ हमने सीखा किस काम है,
आज जितने भी जियोलॉजिकल सर्वेज होते हैं वो ग्राफ्स के बेस पे होते हैं। इतने प्रतिशत लोगों ने, आपने सलमान खान का वो बहुत ही फेमस वो सुना होगा 10 कदम, उसके अंदर कहता है कितने प्रतिशत लोग। तो इसका सर्वे कैसे होता था, वो ग्राफ से होता था, और ग्राफ से रिप्रेजेंटेशन 80% लोगों ने ये तय किया कि वो रात को खाना खाते हैं, 20% लोगों ने कहा कि वो खाली पेट सो जाते हैं। तो ये सब सर्वे सर्वे कहाँ से आता है, वो ग्राफ से रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये सब विजुअल इंटेलिजेंस के हिस्से हैं। अब अब एक कैरेक्टर आपके सामने है, मैं आप लोगों को फिर सवाल पूछूंगा, ये कैरेक्टर कौन है। और इसके लिए चैट बॉक्स में, आकाश भाई आप नहीं देंगे जवाब, मैं और लोगों से पार्टिसिपेशन चाहता हूं। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिखें कि ये इंसान कौन है। मैं भी देखना चाहता हूं कि आप लोग कहाँ तक कितनी मतलब अपने दिमाग को कहाँ तक खोलते हो। तो मैं बड़ा खुश होऊंगा अगर आप इस इंसान के बारे में जानते हैं। भरत पटेल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड परवीन सिंह जी, वेरी गुड। आप तैयार रहिए, अगला सवाल आपके पास फिर आने वाला है, मौका मिलेगा 8 में से 1 सवाल का जवाब देने का, और आपका दिन अच्छा बनेगा। कहीं आपको अपने आप में ये फीलिंग नहीं हो यार मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। शशि थरूर किस लिए माना जाता है? उसकी वोकैबुलरी, उसके बोलने की क्षमता, वो हिंदी में भी अच्छा है, इंग्लिश में भी अच्छा है, मलयालम में भी अच्छा है, और उसके अलावा कई संस्कृत के अलावा तमिल में भी ठीक है वो। और उसका जो इंग्लिश का फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स है इतना ब्यूटीफुल है, लोग उसके सामने मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। उसके जो शब्दों की शब्दावली है, जैसे वो शब्दावली का इस्तेमाल करता है, जिस सलीके से करता है, शायद मेरे ख्याल से इंडिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके पास इतना वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हो। लैंग्वेज, हम एक मातृभाषा के साथ पैदा होते हैं, मातृभाषा जिसके अंदर हम काम करते हैं, बोलते हैं, आहार व्यवहार रखते हैं, लेकिन इसके अलावा हम 1 2 भाषाएं और सीखते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से, माहौल के हिसाब से। अगर आप मद्रास में हो तो आप तमिल सीखते हैं, आप बिहार में हो तो भोजपुरी सीखते हैं, मतलब एक थर्ड लैंग्वेज जिसे बोलते हैं, व्हाट इज योर थर्ड लैंग्वेज। तो कई लोग होते हैं, हम में से ज्यादातर लोग एवरेज रहते हैं। मैं आज भाषा की बड़ी वो करता हूँ, मैं अपने बच्चों को एक ही बोलता हूँ, जिंदगी में कुछ करो ना करो, एजुकेशन में, मैथ्स और साइंस में कुछ करो ना करो, मेरी जो जीत का जो सबसे ज्यादा श्रेय भाषा के ऊपर है। भाषा के ऊपर मैंने, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही अच्छा वाक्पटुता के काबिल हूँ या उसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं कई बार मिस कर जाता हूँ, मेरे लर्निंग स्टाइल के अंदर मेमोरी लॉस बहुत होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे जैसा अच्छा भी है बुरा भी है, तो मेरे को बहुत टाइम लगा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के बारे में समझने में। भाषा का बहुत महत्व है। आज इस भाषा ने मुझे, चाहे मैं एवरेज रहा हूँ, लोग एवरेज भी नहीं रहते, अपनी हिंदी भाषा के अंदर भी वो स्ट्रगल करते हैं। और उन लोगों को मैं बहुत राय दूंगा, इट इज नेवर टू लेट, यानी कभी लेट नहीं हुई। आज भी आप 2 3 भाषा के कुछ वर्ड्स को अपने डिक्शनरी में, अपने वर्ड्स के ब्रेन के वोकैबुलरी डिक्शनरी के अंदर रखिए, उसको लिखिए, नोट करिए, कब कहाँ काम आ जाए पता नहीं चलता। तो ओवरऑल में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस एक तो एकेडमिकली बहुत जरूरी है, और स्किल इंक्लूडिंग राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, टीचिंग, जर्नलिज्म, इन सब में बहुत जरूरी है। आप देखते हो विकास दिव्य कीर्ति, क्या ब्यूटीफुल उसके शब्द होते हैं, किस तरीके से वो इस्तेमाल करता है, शब्दावली बहुत अच्छी है, एकेडमिकली बहुत अच्छा है। इसके अलावा बहुत सारे हैं जो शब्दों के साथ खेलते हैं। आप कितने भी एग्जाम्पल ले लो जो शब्दों की वाक्पटुता में, मोदी साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, पीवी नरसिम्हा राव जी बहुत अच्छे हैं, ऐसे आप देख सकते हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास, मतलब आप, मैं इनके साथ बड़ा क्लोज रहा हूं तो मुझे मालूम है कि वो शब्दों के अंदर का खेल जानते हैं, और उनकी जो जीत है ना वो शब्द ही है। आप अपने बच्चों को ज्यादा कुछ मत सिखाओ, एक इंग्लिश और एक हिंदी, इसमें एक्सपर्ट बना दो उनको, एक होमवर्क दे दो, आप खुद भी रखो। मैं हमेशा बोलता हूँ 5 वर्ड्स हिंदी के या इंग्लिश के रोज लिखो, उसका मतलब उस सेंटेंस को यूज करना, अगर उसमें कोशिश अगर थोड़ी सी हो तो उर्दू भी थोड़ा बहुत सीख लो, बहुत अच्छा रहता है जब आप किसी के साथ बात करते हैं। जाहिर है कि लोग आपको
इस बात के, इस इल्म के लिए आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, आप 5 वर्ड्स, कम से कम 5 वर्ड्स हिंदी या इंग्लिश या उर्दू या आपकी कोई भी मातृभाषा उसमें सीखें। उसका सेंटेंस यूज करना, उसकी मीनिंग यूज करना, ये अगर आपने लगातार कर दिया, मैं इसका रिजल्ट बताऊंगा, अपने बच्चों को आज से डाल दो और उससे क्या फायदा होगा। और उनको ढेर सारी कॉमिक्स वॉमिक्स दिया करो पढ़ने के लिए। मैं बहुत कॉमिक्स पढ़ी है मैंने, मेरी शब्दों में इतनी पकड़ नहीं थी। आई वॉज लाइक, मेरी भाषा एक्सप्रेसिव लेस था, तो थिएटर ने हेल्प किया मेरे को, बुक्स ने हेल्प किया। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो ये आज भी मैं रेगुलर 5 वर्ड्स की प्रैक्टिस करता हूँ। कभी कभी ऑन एंड ऑफ में भूल जाता हूँ, लेकिन मेरी ज़रूरत थी, कोई वर्ड मुझे अट्रैक्ट करता है या कोई वर्ड मुझे मतलब नहीं पता होता, इस डायरी के अंदर मैं नोट कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब ऐसे करें। उससे फ़ायदा क्या होगा, फायदा ये होगा, अगर आपने 5 वर्ड्स डेली सीखे और मुहावरे भी, उससे रिलेटेड मुहावरे भी, आज गूगल बहुत हेल्प करता है, उसके रिलेटेड मुहावरे भी अगर नोट करें तो वो इस्तेमाल करने में बड़ा काम आता है। तो इन सब चीजों को करने से क्या फायदा, 5 वर्ड्स ए डे, महीने में कितने होंगे, 150, और साल में कितने हो गए, 150 × 12। आई होप मेरा मैथ्स ठीक होगा, तो 3000 वोकेबलरीज। एक इंसान को ठीक ठाक काम करने के लिए, व्यवहार रखने के लिए भाषा में 1000 वर्ड्स का शब्दावली होनी चाहिए। लेकिन अगर एक बंदा बहुत अच्छा स्पीकर बनना चाहता है तो उसके पास कम से कम 2000 वर्ड्स होने चाहिए। अगर एक ऑथर बनना चाहता है, यानी वो किताब लिखना चाहता है, उसके पास 3000 वर्ड्स से ज्यादा होने चाहिए, 5000 तक, 10,000 तक, जितना भी आप ले जा सकते हैं, आप उतने अच्छे। अब आप सोचो इतने वर्ड्स तो मुझे आते हैं। दोस्त, ये तो आपने ऐसे सीख लिए खेलते खाते घूमते फिरते। अब आप जो एफर्ट लगा के सीखोगे वो आपको एक व्यक्तित्व देगा जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का काम। अब आप सोचोगे इस उम्र में, नहीं दोस्त, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, धीरे धीरे सीखते सीखते हम बहुत आगे निकलते हैं। तो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत सारे प्रोफेशन में काम देता है। अब इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वर्बल एक्सप्रेशन, इंडिविजुअल्स विद लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस एक्सेल इन एक्सप्रेसिंग अपने विचार, अपने इमोशंस, अपने भावनाओं को वर्बली जो बता पाए, वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का है। रिच वोकेबलरी यानी शब्दावली, आर्टिकुलेट स्पीच, स्पीच करना, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब उसकी कला है। रीडिंग एंड राइटिंग प्रोफिशिएंसी आ जाती है, पढ़ना और लिखना। ज्यादातर लोग किताब पढ़ते नहीं है, उसका रीजन ये है, उनको मतलब समझ नहीं आता, इसलिए बोरिंग लगता है। एक चाहे तुम संस्कृत की किताब या हिंदी की भी किताब उठोगे, अगर उसमें कुछ शब्द टिपिकल आ जाते जिसका मतलब नहीं होता, आजकल मेहनत कोई नहीं करना चाहता डिक्शनरी उठा के सीखे, और उसमें टाइम बहुत लगता है, इसलिए कोई करता नहीं है। तो ये सब रीडिंग और राइटिंग के एक प्रोफिशिएंसी आती है, आपके पास एक्सपर्टीज होती है स्टोरीज टेल करने में, जोक्स बताने में। मेरे और कपिल शर्मा के बात करने में बहुत अंदाज में फर्क है। कपिल शर्मा के जोक्स पे लोग हंस सकते हैं, मेरे पे शायद ब्लैंक हो सकते हैं। उसका कारण ये है कि उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल, प्रेजेंटेशन सीख रखा है। तो अब मुझे वो आना चाहिए। तो मैं वैसे तो अपने जितने भी पब्लिक, मैंने जितने भी परफॉर्मेंस दिए हैं, लोगों को खुश रख के हंसी मजाक में रखने की कोशिश करता हूँ। कई बार फील होता है कि ये मेरा रोल नहीं है, बट कई बार क्या होता है, एंटरटेनमेंट बना के रखना जरूरी है। लिसनिंग स्किल, सुनने की क्षमता उसी इंसान में आती है जिसके पास वर्बल नॉलेज हो। कई लोगों के सर से बाउंस मार जाता है, क्यों? क्योंकि मेरी भाषा उनको समझ नहीं आ रही। ये कमी मेरी नहीं है, ये कमी आपकी है कि आपने अपने भाषा को उत्तीर्ण नहीं किया, आपने अपनी भाषा को एक्सपर्ट नहीं किया। हर आदमी भाषा को सीख सकता है, सिखा सकता है, समझ सकता है, समझा सकता है। स्टोरी टेलिंग और नरेशंस, यानी स्टोरी टेल करना, यानी कहानियों को बताने का तरीका, उसको नरेट करना, यानी उसको एक बड़े या लेवल पे उसको समझाना, डिबेट करना, उसका एक पार्ट है। लैंग्वेज लर्निंग, जल्दी दूसरी भाषा को सीख सकता है इंसान, पकड़ सकता है। मैं जब गुजरात जाता हूँ तो मैं वहाँ थोड़ा बहुत सीखने की, कोई भूल जाता हूँ, मेरी भूलने की तो याद रखने की कोशिश करता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ सबसे पहले, जब पब्लिक स्पीकिंग का एक चीज़ मैंने सीखा है, जैसे चेन्नई में जाओ तो वनिकम। मैं आपको एक बहुत रियल इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे को मेरे किसी सीनियर ने कोयम्बटूर भेजा, उनको कहीं से पता चला कि मैं साउथ इंडियन हूँ और मुझे भाषाओं की थोड़ी बहुत नॉलेज है।
तो उनको ये नहीं पता कि केरला में मलयालम बोला जाता है और चेन्नई में तमिल। तो दोनों भाषाओं में बहुत फर्क है, उनको नहीं पता था। लेकिन उन्होंने मेरा एक बहुत बढ़िया भव्य प्रोग्राम, और मेरे ख्याल से वो ली मेरिडियन 5 स्टार होटल के अंदर रखा, और हाउसफुल है वो। मेरे वीडियो क्लिप में आप देख भी सकते हैं, आप देख रहे होंगे कितनी आसानी से मैं भाषा में बात कर रहा हूँ। तो क्या मैं वहां पर तमिल बोल रहा हूँ? नहीं। मैंने सिर्फ एक ही चीज किया है, दिलों में राज करने के लिए उनकी दिल की बात करनी पड़ेगी। मैंने वहां क्या किया है, वनक्कम एनक तमिल अरिल्ला। तो ये जो भाषा है, मैंने वो गूगल पर सर्च किया कि कम से कम ये बोलूं। तो मैंने जैसे ही जाके सरेंडर किया, पहला मैंने यही बोला, वनक्कम एनिके तमिल तरीमा, मतलब मुझे नहीं मालूम। वो मलयालम बोला था, ये तमिल है। तो जब जैसे ही बोला, तालियां बजनी शुरू हुई और लोगों ने एक्सेप्ट, 1 मिनट में कनेक्शन बन गया। उसके बाद मैंने सबसे अपोलोजाइज किया कि मैं इसमें इंग्लिश में बोलूंगा, जहां तकलीफ होगी थोड़ी बहुत हिंदी यूज करूंगा, लेकिन तमिल आप मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे तो नहीं। तो बीइंग ए केरलाइट, आई नो मलयालम बट आई डोंट नो दैट मच ऑफ तमिल। बिल्कुल नहीं आता, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, आपको एक्सेप्ट करता हूँ। और वहाँ का वो प्रोग्राम बहुत हिट रहा, और कुछ लोग मेरे साथ उसमें जुड़े भी हैं, मेरे साथ काम भी किया उन लोगों ने। और ये ऑनेस्टी है, तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है। तो लैंग्वेज लर्निंग आप जल्दी पिक कर सकते हो। तो राजस्थान में जाओ तो किस तरह बात करनी है, खंबा घनी बोलना है। गुजरात में कैसे किम छे, मतलब ये सब चीजें सीखने को तभी मिलती है जब आप में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हो, वर्ड प्ले एंड ह्यूमर। ह्यूमर, मैंने बोला ना, कपिल शर्मा के बात करने का जो तरीका है, वो ह्यूमर कहाँ से आता है? वो शब्दों से आता है। उस शब्दों में क्या हंसी देता है, क्या नहीं देता है, ये हमें सीखने की बात है। तो हम आगे चलते हैं। ये इंसान कौन है? मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। तो ये इंसान के बारे में जो मुझे व्हाट्सएप इसके अंदर बताएंगे, चैट के अंदर, तो मैं वेट करूंगा चैट में कौन बता रहा है मुझे। आओ, वेरी गुड प्रवीण जी, वेरी गुड। और कौन बताएगा मुझे? ओके, एल्बर्ट आइंस्टाइन, भारत पटेल, वेरी गुड। आह, ग्रेट। एल्बर्ट आइंस्टाइन, इनके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं बाद में बताऊंगा। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन, लॉजिकल इंटेलिजेंस क्या है? जहां लॉजिक अप्लाई होता है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। लॉजिकल इंटेलिजेंस प्लेज ए क्रूशियल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी एकेडमिक और प्रोफेशनल डोमेन में। मैथमेटिक्स, साइंस, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या कोडिंग, सॉफ्टवेयर, ये सब बहुत काम करता है। इट इज एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल परसुइंग करियर दैट रिक्वायर्स फ्रॉम, जहाँ पर एनालाइज करना, एनालिटिकल स्किल की बहुत जरूरी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को पैदा होने के बाद कई प्रॉब्लम्स के साथ आइडेंटिफाई हुआ, और एक बच्चा बहुत ही स्लो बच्चा है, ये सब लोगों ने बोला, लेकिन उन्होंने दुनिया के पता नहीं कितने सारे इजाद किए हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न जीनियस। जितना ब्रेन का इस्तेमाल इन्होंने किया है, शायद किसी ने आज तक नहीं किया है। एंड आप सबसे एक और बात बोलूंगा, स्पेलिंग का इस्तेमाल, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं। जब तक सुधरोगे नहीं, तब तक सुधरने की कोई होप नहीं है। आप लिखो, गलत मत लिखो। आप गूगल पे सर्च करो, थोड़ी मेहनत किया करो, मैं करता हूं ना। एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए हमें पता होना चाहिए, और उसको गूगल पे सर्च कर लो, फिर लिख लो। क्या होता है ऐसे करते करते ना, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, आपने देखा हो ना, कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट के अंदर हमारा ये जो कॉपी पेस्ट की टेक्निक है, वो किसने, ये क्वेश्चन मेरे से आप पूछना कि सबसे पहला इजाद किसने किया था कॉपी पेस्ट? इंसान ने किया था, लेकिन इंसानों में कौन सी वर्ग ने किया था, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आप पूछना, आपका आज का दिन बड़ा अच्छा जाएगा इसको सोच के। लेकिन लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी मैथ्स अपने दिमाग में करते हो, कैलकुलेशन करते हो, उससे आपको क्या रिजल्ट मिलता है, ये पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने बच्चों को यहीं पे आंकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंटेलिजेंस बताए हैं दुनिया में, सिर्फ इसी इंटेलिजेंस पे बच्चे का 100 में से 98 मार्क्स आए, जीनियस है। सॉरी, सॉरी, जीनियस नहीं है। पहले पढ़ाई के रूप में
सिर्फ लॉजिकल पे देखा जाता था ध्यान, और पूरी दुनिया में जितने रिजल्ट्स होते थे, जितने करियर बनते थे, इसी के बेस पे बनते थे। दोस्त, आज ऐसा नहीं है। आपका बच्चा बिजनेस सेंस रखता है तो बिजनेसमैन बन सकता है, आपका बच्चा म्यूजिकल सेंस रखता है, म्यूजिशियन बन सकता है, वो हम बात करेंगे। लेकिन अभी समझते हैं इसका बेसिक थिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, यानी एनालाइज करना, लॉजिकल इंटेलिजेंस, एक्सेल इन ब्रेकिंग डाउन जितने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, कठिन सवाल हैं, उनको तोड़ने का इनके अंदर एक वो होता है, एनालाइज करना, डेटा बनाना, ये सब उसमें आता है। मैथमेटिकल सन कैलकुलेशन, साइंटिफिक रीजन, सेब नीचे क्यों गिरा, उसके पीछे क्या है सिद्धांत। दुनिया में जितने भी आपको थ्योरीज दिए गए हैं वो सब साइंटिफिक रीजन की वजह से दिए गए हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यानी कैलकुलेशन, और सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, और दुनिया के कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया है सिर्फ और सिर्फ इसी इनको। क्रिटिकल थिंकिंग यानी विपरीत समय में सोचने की क्षमता को क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। वो कैसे सोचते हैं वो बहुत जरूरी होता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग सब इस लॉजिकल इंटेलिजेंस के पार्ट आते हैं। अब द जीनियस के बारे में कोई नहीं जानता क्या, सब जानते हैं। इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा चैट बॉक्स में, म्यूजिकल इंटेलिजेंस पे। ये वो शख्सियत जिसने दो दो ऑस्कर अवार्ड लिए हैं, कौन है? चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप करिए, कम ऑन यूज योर फिंगर्स, जल्दी से जल्दी। कहते हैं ना, यस यस यस, फाइनली यू ऑल डिड। सबको मालूम है ये ए आर रहमान है, द जीनियस, द लीजेंड, द म्यूजिकल मिस्ट्री, जिसको जानना पहचानना बहुत जरूरी है। ओवरऑल म्यूजिकल इंटेलिजेंस सिर्फ म्यूजिक में नहीं और कई जगह काम आता है, कंपोजिशंस में भी काम आता है। कोई भी गाने को एक कंपोज करा जाता है कि किस टोन में जाएगा, किस लय में जाएगा, वो उसमें उसमें म्यूजिकल सेंस देना, ये सब एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन में म्यूजिकल सेंस का बहुत बड़ा रोल है। हालांकि आपको बता दूं, ए आर रहमान बहुत शाही व्यक्तित्व है, इंट्रोवर्ट है और उसके पास शब्दों की कमी है, लेकिन म्यूजिकल इंटेलिजेंस ने उनको इसको जीनियस बनाया। इंटेलिजेंस म्यूजिक करियर, परफॉर्मिंग आर्ट्स, कंपोजिशन, म्यूजिक, ये सब उसमें आते हैं। साउंड इंजीनियरिंग यानी जो साउंड इंजीनियरिंग करते हैं वो उसमें काम आता है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस आपके बच्चे में है कि नहीं, एनालाइज करने का टूल आपको आने वाले टाइम पे मिलेगा। म्यूजिकल परसेप्शन की कैरेक्टरिस्टिक, पीपल विद म्यूजिकल इंडिया हैव बीन सीन ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, आवाजों में फर्क, सा 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 सा, इस चार सा के अंदर कितना फर्क है ये मैं और आप नहीं बता सकते, और एक म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाला बता सकता है ये किस पिच पे किया गया है, ये कौन सा पिच है। ये सब राग मल्हार, राग ठुमरी, ये सब कहाँ से आते हैं, सब हमें तो पता ही नहीं चलता। म्यूजिक के अंदर इतनी सारी चीजें, जब खुद म्यूजिक करता है ना आदमी तो समझ आता है म्यूजिक इज नॉट एन इजी थिंग। जिसके पास म्यूजिकल थोड़ा सा वो है वही सीख सकता है। और टोन, रिदम, सारी पिच, बात करने में जो पिच होता है, कईयों की आवाज बड़ी तेज होती है, उसको जब आप आ जाते हैं ना वर्बल ऑडिटरी के अंदर, तब आपको पता चलता है कि किस पिच पे बात करनी चाहिए। कोई गाना ऐसा, दलेर मेहंदी का गाना है, मैं डर दी रब रब कर दी, मेरा ये पिच है। लेकिन जो दलेर मेहंदी गाते हैं वो हाई पिच पे गाते हैं। हाई पिच पे जब नॉर्मल इंसान कोई चीज गाता है तो राग गंधर्व का याद आता है, यानी जब गधे गाना गाते हैं तो वो ऐसी आवाज निकलती है। लेकिन कुछ ही लोगों में ये क्षमता है। अभी आपका एक और प्रैंक, डीजे डीजे प्रैंक, पीआर प्रैंक, पता नहीं कि एक बहुत बड़े अभी सिंगर आए हैं, बहुत हाई पिच पे गाते हैं। मैं ये सब नोट करता हूँ, आपको भी नोट करना चाहिए। बी 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 प्रैंक, पी प्रैंक है शायद, उन्होंने जो गाया है उनको देखिए हाई पिच पे है, लेकिन हाई पिच में वॉइस आपके कानों को मधुर लगना बहुत जरूरी होता है, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। म्यूजिकल मेमोरी, हर राग अलाप याद रखना भी एक कला है, हर किसी के बस की बात नहीं है। रिकॉल करना, कई होते हैं बच्चे जब गाना सुनते हैं ऐसे तो क्या मतलब वो गाने की पहले से ही बता देते हैं, बच्चे नहीं इंसान भी बता देते हैं ये गाना कौन सा है। ना 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 ना, ये किसी ने भी सुना होगा तो किसी के दिमाग में आएगा, किसी के दिमाग में नहीं आएगा, कई के ने बार बार सुना है तो इसलिए पता। लेकिन म्यूजिकल सेंस जिसका होगा वो कहेगा डम डम डिगा डिगा, डम डम डिगा डिगा, ये कहाँ से आया? ये म्यूजिकल कंपोजिशन और इसको रिकॉल करने की ताकत हर इंसान में नहीं होती।
ये कुछ लोगों में डेवलप होता है, कुछ लोगों में स्किल के साथ बनता है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस जिसके पास होता है वो बहुत जल्दी, देखो इन्होंने आइडेंटिफाई किया। ए आर रहमान को एकेडमिकली नहीं जाना जाता, म्यूजिकल इंटेलिजेंस से क्यों जाना जाता है? उन्होंने उसमें पैदा हुए, उसमें सीखे, उसने अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाया। और इनके बारे में आप पढ़िए, मैं कहता हूँ बायोग्राफी पढ़ना बहुत जरूरी है, यानी उनकी जीवनी पढ़नी बहुत जरूरी है। जब जीवनी पढ़ते हैं ना, तो कहते हैं कि वो इतिहास के लाइन मुझे आज तक याद है। हर सफलता सफल हर सफल व्यक्ति का जीवन, हर सफल और महान व्यक्ति का जीवन संघर्षपूर्ण रहा है। ये एक इसको हम क्या बोलेंगे, क्लीशे बोलते हैं, क्लीशे। आपने बहुत बार बार सुना हुआ वर्ड है ना क्लीशे, इंग्लिश का एक वर्ड है CLICHE, क्लीशे। आपने कई बार सुना होगा, मूवीज के अंदर भी बोलते हैं क्लीशे। क्या है क्लीशे? मतलब बार बार इस्तेमाल, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने के बाद उसका वो मायना नहीं रह जाता, उस सेंटेंस को, उस स्टेटमेंट को कहा जाता है। तो ये क्लीशे है। मैं आज जो बता रहा हूं कि इसके अंदर जो हमारे सामने बात होती है, हम एक कोई भी चीज को ना हमें बहुत जल्दी पकड़ नहीं आती है। तो ये सब इन हर महान व्यक्ति के बारे में हमने सुना होगा, पढ़ा होगा, मैंने इसका इस्तेमाल क्यों किया यहाँ पे। तो AR रहमान की स्टोरी, और हमारे एक और जीनियस हैं अब्दुल कलाम आजाद जी के बारे में पढ़े, किसी के बारे में पढ़ोगे ना, हर सफल जीवित व्यक्ति के जीवन संघर्षपूर्ण रहा है, तो स्ट्रगल में रहा है। तो देखो उसके बारे में, वो क्लीशे है, तो इसको बारे में नोट करो। क्या मैं ये सही बोल रहा हूँ? पढ़ो, थोड़ा से पढ़ लो। आजकल ऑडिटरी भी है, जिसको लगता है किताब नहीं पढ़ सकते, कुकू FM हायर कर लीजिए, या और भी बहुत चीजें कान में लगाए। मतलब ऐसी ऐसी चीजें आप सुनते हैं वाहियात, क्यों ना हम अच्छी चीजें सीखें अपना। लेट्स डेवलप। क्रिएटिविटी में, म्यूजिकल क्रिएटिविटी में काम आता है इमोशनल कनेक्शन। यस, म्यूजिक का मतलब सिर्फ नहीं है, इमोशनली कनेक्शन कितना है आपका। हर इंसान में म्यूजिकल इंटेलिजेंस होता है, हर इंसान में होता है, लेकिन कई लोगों का वो इमोशन के रूप में होता है। अब ये सोचो, पुराने टाइम में जब, हाँ इसका बड़ा एग्जांपल स्कूल टाइम की बात करते हैं। अब मेरे जो उम्र के सारे दोस्तों, आपको याद है जब कोई प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्रपति या कोई भी मंत्री मरता था, DD में चलता था, वो चलता ही रहता था, सारंगी चलती रहती थी, तो हम बड़े बोर होते थे। तो कई लोग उसमें भी एंजॉय कर रहे थे। तो पहले म्यूजिक का एक रिप्रेजेंटेशन होता है, अच्छा होना है तो क्या म्यूजिक। फिल्मों में ध्यान दो, पीछे का टोन, बैकग्राउंड स्कोर जिसे बोलते हैं, जिसके लिए रुजुल पुकुटी नाम है, जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता था स्लम डॉग मिलियनर में। ये चीजें याद आती हैं, हम इस्तेमाल करते रहते हैं ना, तो आपका दिमाग चलता है। रुजुल शायद कोई मेरे को ठीक करना चाहेगा इस चीज को। चौथा कौन है? बी प्रैंक, ओके उनके बारे में बता दिया, प्रैंक। सो तो जो रसुल पुकटी जो बंदा है, उसने ऑस्कर अवार्ड लिया था बैकग्राउंड स्कोर पे। बैकग्राउंड स्कोर क्या है? फिल्म का डायरेक्शन, आगे इंटेंस सीन है या उसमें इमोशनल सीन है या खुश मिजाज सीन है, वो बैकग्राउंड स्कोर तय करता है। डायलॉग की अपनी डिलीवरी होती है, लेकिन सीन का अपना एक्टर का परफॉर्मेंस है, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर बताता है कि ये खुशी का माहौल है, आज घर में दिवाली है, घर के दिए जलने चाहिए, तब वो पीछे का म्यूजिक कितना बढ़िया चलता है। जब रामायण देखा था, राम जी जब आ रहे थे अयोध्या वापस अपने 14 साल के वनवास में, तो म्यूजिक ही बताता था वहां खुशी का माहौल है। वहां ये नहीं चलता म्यूजिक, कौन कौन पहचानेगा? कितना कोरिलेशन खराब हो। देखो हमें कहाँ 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 से हम चीजें को ढूंढें, ये सब कहाँ से आते हैं? सेल्फ एक्सप्रेशन, म्यूजिकल एक्सप्रेशन कैसे होता है? म्यूजिक परफॉर्मेंस म्यूजिक इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना, मैंने बड़ी कोशिश करी है म्यूजिक को थोड़ा समझने के लिए। गिटार लाया हूँ, कीबोर्ड लाया हूँ, जब है ही नहीं इंटेलिजेंस तो क्या कर सकते हैं? तो है इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं है, लेकिन वो मैं डेवलप नहीं कर पाया, स्किल नहीं हो पाया मेरे पास। ये इसलिए हो सकता है, कई लोग ट्राई करते हैं, नहीं कर पाते। फिर हम बात करते हैं, आज के 2 पॉइंट्स और ले लेते हैं, और कल हम लास्ट इंटेलिजेंस पे बात करेंगे। टाइम क्या हुआ, या कल के लिए हम छोड़ देते हैं? 9:30 हो चुके हैं, तो आज हम यहाँ तक खत्म करते हैं, फिर आगे जल्दी से ले चलते हैं। इतना बताए तो आगे के इंटेलिजेंस क्या है, इंटरपर्सनल स्किल और इंट्रापर्सनल स्किल
और उसके बाद हम बात करेंगे नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के बारे में। मतलब हमने 4 पॉइंट कवर किए हैं, अगला 4 पॉइंट हम कल कवर करेंगे। काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में 2 पार्ट में है, ग्रॉस मोटर स्किल, ये वो बताऊंगा आगे, और फिर फाइन मोटर स्किल। चीजें हो रही है दुनिया के अंदर, ये सब चीजें हैं, एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम अनजान बन के, वो कहते हैं ना कि हमारे ऊपर से ट्रक निकल जाए हम तो कबूतर बने रहे। सॉरी दोस्तों, आप जैसे सोचते हो वैसी दुनिया नहीं है, दुनिया बहुत बदल चुकी है। मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी भी आप वही काम करते आए हो जो अब तक करते आए हो, तो रिजल्ट भी वही आएगा। कुछ थोड़ा सा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, यू आई एम शार्पनिंग यूर एक्सेस, आपकी बुद्धिमत्ता को तेज कर रहा हूँ। मैं इतना जरूर बोलता हूँ, अगले 1 साल में ज्यादा नहीं कहूंगा, 70% जितने लोग हैं उससे बहुत ज्यादा ज्ञान आपके पास होगा। कुछ चीजें आपके दिमाग से निकल रही होंगी, कहीं नोट कर सकते हो, नोट कर लेना। वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है यूट्यूब में, वहां जाइए, वहां देखिए, बार बार देखिए। जहां नहीं समझ आया नोट्स बनाए। आज तक कोई आया नहीं मेरे पास सवाल पूछने, मुझे ये लगता है सर्वज्ञानी है, तो वो उनकी प्रॉब्लम है। तो पूछेंगे तो आगे बताऊंगा, बताऊंगा तो समझोगे, समझोगे तो जो डिजायर रिजल्ट आपको चाहिए। भाई चांद पे जाना है, करोड़ों रुपए कमाना है, किस तरह से कमाओगे? इधर इतना आसानी नहीं है। उसको कमाने के लिए आप में कुछ क्षमताएं दूसरे वालों से ज्यादा होना चाहिए। तो ये क्षमताएं कहाँ से आएगी? जब छोटी छोटी बारीकियों जिसको हम नेग्लेक्ट करते आए हैं, उन सबको अगर अपने अंदर डाल लेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हमें एक डिजायर्ड रिजल्ट आएगा। तो अब हम आज का सेशन को एंड करते हैं, इस चीज को, इस सेशन को विराम देते हैं। कल फिर सुबह मिलते हैं, सेम टाइम पे सेम जगह। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, और बसंत पंचमी की ढेर सारी मुबारक आप। धन्यवाद।